हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस फॉर इंश्योरेंस कंपनी देखेंगे कि क्या क्या हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस दी गई हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंडिया के अंदर उनके लिए। तो ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा, तो ये आराम से हम धीरे धीरे खत्म करेंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, तो आप इसके अंदर बने रहना, आपको समझ आ जाएगा कि क्या टॉपिक है, कि क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इंडिया के अंदर। अब हमने ये पढ़ा था कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए रेगुलेटरी बॉडी कौन सी होती है, वो हमको पता है कि एडा होती है। कौन सी होती है? एडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने क्या किया था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक गाइडलाइंस इशू की थी इंश्योरेंस कंपनीज की 5 अगस्त 2009 को। लेकिन ये 5 अगस्त 2009 तो 2013 से पहले आ रहा है ना, यानी कि जब हमारा कंपनीज एक्ट आया था उससे पहले आ रहा था। तो फिर बहुत सारी चीज़ें इस गाइडलाइंस के अंदर दी गई थी जो 2009 के अंदर आई थी। लेकिन फिर जब 2013 के अंदर हमारा कंपनीज एक्ट 2013 न्यू आया था, तो फिर जो एडा थी उन्होंने अपनी ये जो गाइडलाइंस थी जो 2009 में दी थी, इसको क्या किया था, रिवाइज कर दिया था। जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस थी उन्हीं को रिवाइज कर दिया था। ऐसा नहीं कि न्यू गाइडलाइंस इशू कर दी, उनको रिवाइज कर दिया था एज पर न्यू कंपनीज एक्ट 2013 की। जो चीज़ें कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखी हैं वो भी फुलफिल हो जाए, तो उन्होंने 2016 के अंदर ये नया या रिवाइज आप बोल सकते हो गाइडलाइंस इशू कर दी थी। क्यों कर दी थी? ताकि जो इंश्योरेंस हो जाए, एक तरीके से इंश्योर हो जाए चीज़ की, जो स्ट्रक्चर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फंक्शंस है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के और मैनेजमेंट है कंपनी का, वो जितनी भी स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं वो सारी की सारी फुलफिल कर सके। ठीक है, अब मतलब एक इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बने, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निभाएं, अपने फंक्शंस करें, या मैनेजमेंट अपना काम इस तरीके से करे कि जितनी भी एक्सपेक्टेशन है स्टेक होल्डर्स की, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 की वजह से आ गई, या जितने भी रेगुलेटर्स हैं उनकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है वो सारी की सारी फुलफिल हो सके इस गाइडलाइंस को फॉलो करने की वजह से। अब ये जो गाइडलाइंस थी ना, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? दीज गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल टू ऑल इंश्योरर्स। तो जितने भी इंश्योरर्स हैं ना जिनको रजिस्ट्रेशन मिल रखी है इस अथॉरिटी के थ्रू, इरडाई के थ्रू, वो सारी के सारे इंश्योरर्स के ऊपर ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल है। लेकिन दो ऐसी कंपनीज है जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि ये गाइडलाइंस किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ऑल इंश्योरर्स के ऊपर एप्लीकेबल है जिनको भी रजिस्ट्रेशन इस अथॉरिटी के थ्रू मिल रखी है। लेकिन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती? री इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर। ठीक है, उनको उनको ऊपर एक स्पेसिफिक चीज़ एप्लीकेबल नहीं है कि उनको ना पॉलिसी होल्डर्स प्रोटेक्शन कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इस तरीके की कमेटी बनाने की ज़रूरत होती है। तो जो री इंश्योरेंस कंपनीज है उनको पॉलिसी होल्डर्स प्रोटेक्शन कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो पहली एक्सेप्शन ये हो गई। और दूसरी एक्सेप्शन क्या होती है कि अगर कोई फॉरेन इंश्योरर्स है, यानी कि कोई फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी अगर उसकी इंडिया में ब्रांचेज हैं, तो उनको बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बोर्ड इस तरीके से नहीं बताना या कमेटीज़ इस तरीके से नहीं बनानी जिस तरीके से इस गाइडलाइंस के अंदर दी गई है। वो अपनी कमेटीज़, अपना बोर्ड उस हिसाब से बना सकते हैं जिस कंट्री को वो बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों के ऊपर ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल नहीं है। आपको री इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर याद रखना है कि पॉलिसी होल्डर्स प्रोटेक्शन कमेटी अप्लाई नहीं होती। और जो ब्रांचेज है फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी की जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है, उनको ना ही बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करना है इस गाइडलाइन के हिसाब से, ना ही कमेटी बनानी है इस गाइडलाइन के हिसाब से, जितनी भी मैंडेटरी कमेटीज़ बता रखी हैं। बाकी जितने भी इंश्योरर्स हैं इंडिया के अंदर जो कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है इस अथॉरिटी के अंदर, कौन सी अथॉरिटी? एडा के अंदर, उनके ऊपर ये सारी गाइडलाइंस जो है वो मैंडेटरीली एप्लीकेबल हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं द गाइडलाइंस एड्रेस द वेरियस रिक्वायरमेंट्स ब्रॉडली कवरिंग द फॉलोइंग मेजर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। तो बहुत सारी चीज़ों को कवर किया गया, उनमें से ये चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं कि ये चीज़ें जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। सबसे पहले जनरल चीज़ें देखते हैं कि क्या जनरली बता रखा है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि जनरल क्या बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए क्या बताया, विसल ब्लोअर पॉलिसी के लिए क्या बताया, इस तरीके से याद रखना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अंडरस्टूड एज अ सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर कंट्रोल्स इन अ कॉर्पोरेट एंटिटी। हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस पता है कि क्या होता है, हमने बहुत डेफिनेशन पढ़ रखी है। लेकिन ये बता रहा है कि एक तरीके से आप जनरली अगर देखो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या एक सिस्टम है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक सिस्टम है जिसके अंदर फाइनेंशियल या जो बाकी कंट्रोल्स हैं कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के, एंड ब्रॉडली डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन द शेयर होल्डर्स। तो यानी कि जो सिस्टम है फाइनेंशियल कंट्रोल का, अदर कंट्रोल्स का, ये सारी चीज़ें, और जो रिलेशनशिप है शेयर होल्डर्स के बीच में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो हमें इसने पहले बताया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है। इन केस
यहाँ से फिर आगे आते हैं। इन केस ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर वेयर द एंटिटीज एक्सेप्ट पब्लिक लायबिलिटीज फॉर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई इंश्योरेंस कंपनी भी एक तरीके का फाइनेंशियल सेक्टर ही तो हो गया, जहाँ पे जब जरूरत पड़ेगी तो पैसा लिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से। तो जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स होते हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि पब्लिक लाइबिलिटीज़ को फुलफिल किया जाए जो कि सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू बन रही है। जैसे आप लोगों ने इंश्योरेंस किया, उसके थ्रू आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना जिसके थ्रू आपने इंश्योरेंस खरीदी होगी उनसे, तो उसके लिए आप एक प्रीमियम पे कर रहे होगे और आपने बोला होगा कि भाई मैं इस चीज़ के लिए प्रीमियम पे कर रहा हूँ, अगर इस तरीके की अनसर्टेनिटी अराइज हुई मेरी लाइफ में तो मुझे ये अमाउंट आप पे कर देना। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो पब्लिक लाइबिलिटीज़ इस तरीके से पे करे जो फाइनेंशियल सेक्टर्स होते हैं। The relationship is fiduciary with enhanced responsibility to protect the interest of all stakeholders. तो एक तरीके का किस तरीके का रिलेशन है ये? फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। जैसे कंपनी के अंदर प्रमोटर का रिलेशन कैसा होता है? फिड्यूशरी रिलेशन होता है ना, भरोसे का रिश्ता होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो रिलेशनशिप है पब्लिक और इस कंपनी के बीच में, कि वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी ये कंपनी। The corporate governance framework should clearly define the roles and responsibility and accountability within an organization with built-in checks and balances. तो ये corporate governance की responsibility बनती है कि इस तरीके का एक framework develop करे, मतलब कि corporate governance का framework जो है इस तरीके का होना चाहिए जिसके अंदर roles and responsibilities पता हों, अकाउंटेबिलिटी पता हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसका क्या रोल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहे, बाहर से कुछ ना करना पड़े, वो पॉलिसीज़ को ही फ्रेमवर्क को ही फॉलो करते हुए अपने आप ये सारी चीज़ें चलती रहे। The importance of corporate governance has received emphasis in recent times since poor governance and weak internal control have been associated with major corporate failures. तो अब हमें पता ही है कि कितने सारे मेजर कॉर्पोरेट फेलियर्स हुए, बड़े बड़े स्कैम्स हुए, तो उसकी वजह से जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बड़ी है टाइम के साथ। It has also been appreciated that financial sector needs have to be more intensive governance structure in view of its roles in economic development, and since the safety and financial strength of the institutions are critical for overall strength and of the financial sector on which economic growth is built upon। तो अब ये हमें पता है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर होते हैं इनके अंदर और ज़्यादा नीड है कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस करें। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर जो फाइनेंशियल सेक्टर होते हैं बेसिकली इन्हीं के ऊपर देखा जाता है कि जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो डिपेंड करती है। तो हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अगर आप एक तरीके से देखोगे जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर हमारी इंश्योरेंस कंपनीज, हमारी बैंकिंग कंपनीज, हमारी एनबीएफसीज अगर स्ट्रांग होंगी तो हमारी ग्रोथ जो है वो और तेज़ी से होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि यही तो बूस्ट देती हैं इकोनॉमी को। एज रिगार्ड द इंश्योरेंस सेक्टर, अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर को देखें, द रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स पॉलिसी होल्डर्स डिमांड दैट द insurers have in place good governance practices for maintenance of solvency, sound long term investment policy and assumption of underwriting risk on prudential basis। तो ये अगर नॉर्मल सी बात बोल रहे हैं कि अगर हम पर्टिकुलरली सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर को देखें तो वहाँ पे ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्या? रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इरडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जितने भी पॉलिसी होल्डर्स की डिमांड है, जिन्होंने पॉलिसी ली है पॉलिसी कंपनीज से, उनके इंटरेस्ट को क्या करे? प्रोटेक्ट करे। कैसे प्रोटेक्ट करे? कि जो इंश्योरर्स हैं यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अपने अंदर गुड गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस करते रहें। उससे होगा क्या कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनकी सॉल्वेंसी मेंटेन रहेगी, जब भी पैसे की ज़रूरत रहेगा तो पैसा उनके पास रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें वो, ठीक है, और जितनी भी अंडर राइटिंग के रिस्क हैं वो प्रूडेंशियल बेसिस के ऊपर करें। तो इससे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन होगी, उनके जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन होगी। The emergence of insurance companies as part of financial conglomerates has added further dimension to sound corporate governance। अब हमें दिख रहा है कि जितने भी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज है एक फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स के तौर पर उभर के बाहर आ रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे और ज़्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये रीज़न हो गया कि क्यों हमें, जनरल रीज़न बता दिया कि क्यों हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना ज़रूरी है। इसी के अंदर आगे बता रहा है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि इरडा has outlined general terms governance responsibilities of the board in the management of the insurance functions under various regulations notified by it covering different operational areas। तो इसके लिए इरडा ने क्या किया है कि जो भी जर्नल टर्म्स है या गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं किसकी? बोर्ड की,
वो जो है बताइए कि क्या फंक्शंस होंगे उनके एज पर डिफरेंट रेगुलेशंस जो कि टाइम टाइम पे इरडा ने नोटिफाई किए हैं। तो बेसिकली बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बोर्ड की गवर्नेंस स्ट्रक्चर, बोर्ड के लिए क्या टर्म्स उनको फॉलो करनी है कंपनी के अंदर, उस इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, तो वो टाइम टाइम पे बताता रहता है कौन, इरडा, ताकि वो अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्चार्ज करते रहें। It has now been decided to put them together and issue the following comprehensive guidelines। तो इसीलिए क्या था कि जब इरडा अलग अलग टाइम पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, जैसे कि गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए जनरल टर्म्स देता रहता था, कुछ कुछ रेगुलेशन देता था, तो अब हमें ऐसा लगा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि इन सबको एक साथ इकट्ठा कर दे, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक ये गाइडलाइन आ रखी है, एक ये नोटिफिकेशन आ रखी है, तो उससे उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उसी चीज़ के लिए हमने क्या किया था कि कॉम्प्रीहेंसिव गाइडलाइंस लेके आए फॉर एडॉप्शन बाय एन इंश्योरेंस, की इंश्योरेंस उसको उठाए और उसकी सारी चीज़ उससे पूरी हो जाए। In the light of changes brought by the Companies Act 2013, the existing guidelines on corporate governance practices of insurers are being revised as below। तो फिर इसको हमने क्या किया, चेंज किया। कंपनीज एक्ट जैसे 2013 आया, तो फिर जो गाइडलाइंस हम ले आए थे 2009 के अंदर, तो इसको फिर हमने चेंज किया 2016 के अंदर एज पर दैट, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। These revised guidelines shall replace the existing guidelines on corporate governance। तो जो existing guidelines थी 2009 की, अब ये जो नई guidelines आई उनको replace कर दिया उन्होंने 2016 वाली ने। Issued by the authority and shall take effect from financial year 2016-17। तो 16-17 से फिर वो इफेक्ट के अंदर आ गई। अब ये जो गाइडलाइंस है वो क्या करेंगी, जो गाइडलाइंस 9 अक्टूबर 2013 से पहले आई थी, यानी कि जो उससे पहले की गाइडलाइंस थी, उनको अब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जो 2016-17 की गाइडलाइंस आई थी वो आपको, मतलब जो 2016 की गाइडलाइंस आई थी वो आपको फॉलो करनी है, ना कि 2009 वाली गाइडलाइंस फॉलो करनी है। ठीक है, मतलब जो 2013 के अंदर आई थी, 2005 के अंदर कोई सर्कुलर आया था, 2009 में कुछ आया था, तो अब कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस 2016 के अंदर लाई गई वो अब आपको फॉलो करनी है। ये चीज़ पर्टिकुलरली हमें बोल दी गई। तो ये जनरल बात होगी कि क्यों हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस करने की ज़रूरत है और किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो किया जाता है, या क्या गाइडलाइंस किस तरीके से आई हमारी कंट्री के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। तो हमें ये समझ आ गया कि किसके ऊपर ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल है, सारे इंश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल है, 2 एक्सेप्शंस इसकी दी गई है। उसके बाद जनरल चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी और हमें वही चीज़ अभी क्लियर हुई है। अब हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है इन गाइडलाइंस को लाने का। देखो बेसिकली आपको पता ही है कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा, बट हमें वर्ड्स पता होने चाहिए कि हमें क्या यूज़ करने हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडलाइन इज इंश्योर, कि इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है, वही जो सेम टर्म्स हमने शुरू में पढ़ी थी, जो स्ट्रक्चर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फंक्शंस है। क्या चीज़ है, स्ट्रक्चर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड फंक्शंस है, किसके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के और मैनेजमेंट के, वो पता चल सके कि क्या फॉलो करना है, मैनेजमेंट को क्या फॉलो करना है, ताकि जो स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस है और रेगुलेटर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल की जा सके। यही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव हमने शुरू में पढ़ा था, याद है आपको, हमने ऊपर पढ़ा था ना ये वाला ऑब्जेक्टिव। ये देखो, ये था कि ये जो रिवाइज एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है ये क्या करती हैं, इंश्योर करती हैं स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की और बाकी मैनेजमेंट की, कि वो एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सके स्टेक होल्डर्स की और बाकी रेगुलेटर्स की। तो वही देखो आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल गई कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस गाइडलाइंस का, कि इंश्योर करते हैं कि स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शंस जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के और मैनेजमेंट के, वो कंपनी के इस हिसाब से हों कि जो एक्सपेक्टेशन है स्टेक होल्डर्स की और रेगुलेटर्स की वो फुलफिल हो जाए। तो वही ऑब्जेक्टिव है इसका। अब और इसको एक्सप्लेन कर रहा है, द स्ट्रक्चर शुड, अब ये जो स्ट्रक्चर वाली बात है, जो ये जो स्ट्रक्चर है, शुड टेक स्टेप्स रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट साउंड एंड प्रूडेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंपनी। अब ये स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कि इसके अंदर इस तरीके के स्टेप्स लिए जाएं कि हम एक तरीके के साउंड और प्रूडेंट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करें और ऐसी प्रैक्टिसेस करें कंपनी के अंदर गवर्नेंस के लिए, मतलब कि जो गवर्नेंस के अंदर हेल्प करे, एंड शुड हैव द एबिलिटी टू क्विकली एड्रेस इश्यूज ऑफ नॉन कंप्लाइंस। और वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए कि अगर हमारी किसी चीज़ की नॉन कंप्लाइंस रह भी जाती है तो हम उसको क्विकली एड्रेस कर सके, कि चलो नॉन कंप्लाइंस होगी तो हमने फटाफट से उसकी जगह कुछ और कर दिया कि हमें उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है। कैसा स्ट्रक्चर डेवलप करना है, जो कि साउंड एंड प्रूडेंट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करे, प्रैक्टिसेस करे गवर्नेंस की कंपनी के अंदर, और उसके उस स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी एबिलिटी हो कि अगर कोई नॉन कंप्लाइंस भी हुई है तो वो क्विकली एड्रेस हो जाए। दीज गाइडलाइंस देयरफॉर एम्पलीफाई ऑन सर्टेन इश्यूज विच आर कवर्ड इन द इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो ये जो गाइडलाइंस इशू की गई, ये जो गाइडलाइंस हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें एम्पलीफाई करती हैं जो कि
जो कि इश्यूज कवर्ड किए गए थे इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर, एंड द रेगुलेशंस फ्रेम देयर अंडर एंड द इंक्लूड मेजर्स विच आर एडिशनली कंसीडर्ड एसेंशियल बाय एडा फॉर अडॉप्शन बाय इंश्योरर्स। इसके अलावा एक तो जो हमने इंश्योरेंस एक्ट 1938 था उसको तो ध्यान में रखा ही रखा, इसके अलावा एडा के हिसाब से अगर एडिशनली कोई चीज़ और भी होनी चाहिए थी तो उन सबको भी हमने इस गाइडलाइंस के अंदर ध्यान में रखा। तो गाइडलाइंस क्यों आई हैं कि हम स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शंस जो हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के वो इस तरीके से बनाएं कि वो जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो हमारे रेगुलेटर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को रिकोगनाइज कर दें। इतनी सी बात है। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, साउंड एंड प्रूडेंट प्रिंसिपल्स फॉलो करें, प्रैक्टिसेस लें गवर्नेंस की कंपनी के अंदर, और उस स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी एबिलिटी हो कि वो नॉन कंप्लाइंस को क्विकली एड्रेस कर दे। फिर ये जो गाइडलाइंस है हमने ये ध्यान रखा कि जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है उसको जो उसके अंदर चीज़ें दी गई थी, इश्यूज किए गए थे, वो हमने एम्पलीफाई कर दिए। इसके अलावा और भी जो मेजर्स एडिशनली एडा को लगते हैं वो भी हमने कंसीडर कर लिए कि इंश्योरेंस कंपनीज उनको भी अडॉप्ट कर ले इन गाइडलाइंस के थ्रू। तो ये ऑब्जेक्टिव है। तो हमें ये समझ आ गया कि किस तरीके से गाइडलाइंस आई 2016 के अंदर। फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ठीक है, ये तो हमने शुरू में भी पढ़ा था ऑब्जेक्टिव। अब देखो यहाँ पे आगे और बता रहा है कि ये जो गाइडलाइंस बनाई हमने अकॉर्डिंगली एड्रेस द वेरियस रिक्वायरमेंट ब्रॉडली कवरिंग द फॉलोइंग मेजर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंश्योरेंस कंपनीज। तो बहुत सारी जो अदर और रिक्वायरमेंट्स थी वो भी हमने कवर करने की कोशिश करी इन गाइडलाइंस के थ्रू। क्या क्या चीज़ें, जैसे कि क्या हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर तो अभी आप ऊपर भी पढ़ के आए हो, ये स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे थे, क्या गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटीज़ हों, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, जो हम पढ़ रहे थे कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, सीईओ के बारे में, जैसे सीईओ की कौन होना चाहिए, कैसे फिट एंड प्रॉपर गाइडलाइंस होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में हमने बात की इंश्योरेंस कंपनी के। की मैनेजमेंट फंक्शंस क्या क्या होंगे, अपॉइंटेड एक्चुअरीज के क्या रोल होंगे, अब यही हमने एक एक करके पढ़ने हैं। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट कि जिसके अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की बात हुई है, कंपनीज एक्ट के अंदर भी जो बात होती है, क्या क्या डिस्क्लोजर्स करने की ज़रूरत है, स्टेक होल्डर्स के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड होगा, सुपरवाइजर्स के साथ आप किस तरीके से इंटरेक्शन करोगे, विसल ब्लोअर पॉलिसी आपकी कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस गाइडलाइंस के अंदर दी गई हैं। तो ये आपको ऑटोमेटिकली अभी जब हम आगे चलेंगे तो ये सारे पॉइंट्स अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि यही जो है एक एक करके डिस्कस किए गए हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ये गाइडलाइंस किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, जो दो एक्सेप्शंस थी जिसकी, और किस तरीके से गाइडलाइंस आई, ऑब्जेक्टिव्स किसके ऊपर एप्लीकेबल है, और फिर आपको गाइडलाइंस के अंदर ही मतलब ऑब्जेक्टिव के अंदर ये पता चल गया किस किस के ऊपर, मतलब किस किस एरिया के अंदर ये काम करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज के। ठीक है, तो वो अब हमने एक एक करके पढ़ने हैं। सबसे पहले बता रहा है कि रोल ऑफ बोर्ड क्या होगा, सिग्निफिकेंट ऑनर्स और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स के लिए। तो क्या बोलता है कि जो एडा है ना, उसने ना क्या किया, एक मिनिमम लॉक इन पीरियड प्रिस्क्राइब कर दिया 5 साल का। जब भी आपका जो बिजनेस है वो कमेंस होगा, वहां से आपका क्या कर दिया, एक लॉक इन पीरियड बता दिया 5 ईयर्स का, 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड बता दिया ऑफ एन इंश्योरर फॉर द प्रमोटर्स ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी की। जो इंश्योरेंस कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके लिए 5 ईयर का लॉक इन पीरियड है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब कि जो प्रमोटर्स है वो कंपनी के शेयर नहीं बेच सकते किसी को भी। अगर उनको बेचने हैं तो वहाँ पे फिर एडा की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके बिना जब वो कंपनी शुरू हुई है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरर्स हैं, वो उस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट के विद इन 5 ईयर्स तक अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। वो लॉक इन पीरियड है, मिनिमम है ये। ठीक है, अगर एडा को लगता है तो इससे ज़्यादा के लिए भी डायरेक्शन दे सकती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या बोलता है कि जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 7A है इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, उसने क्या बोल रखा है, उसने ना एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया के ऊपर सीलिंग लगा रखी है, एक प्रिस्क्राइब कर रखी है कि इतनी सीलिंग है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज में। मतलब बाकी चीज़ों के लिए नहीं, वो तो फिर अपने अलग एक्ट हो जाते हैं, बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया के लिए कि फॉरेन कंपनीज कितना इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है, उसके लिए एक सीलिंग लगा रखी है। ठीक है, तो वो कितनी सीलिंग है, 49% की सीलिंग लगा रखी है, सब्जेक्ट टू द इंडियन इंश्योरेंस कंपनी बीइंग इंडियन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड। ठीक है, यानी कि ये चाहते हैं कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो है ना वो एक तरीके से फॉरेन हाथों में ना जाए। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर उसका मालिक ना बने, मैक्सिमम 49% तक ही उसके पास कंट्रोल रहे। द मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट इज स्पेसिफाइड इन द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये 49% की कैसे कैलकुलेशन करनी है, तो वो रूल्स और रेगुलेशन के अंदर बता रखा है, जो कि एडा जो है वो इशू करता रहता है टाइम टाइम पे कि इस तरीके से 49% कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है।
तीसरी बात आ जाती है जो इंश्योरेंस एक्ट है 1938 का, वो क्या बोलता है कि आपको प्रायर अप्रूवल लेनी होगी इरडा की फॉर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एक्सीडिंग 1% और विच इन्वॉल्व होल्डिंग ऑफ शेयर कैपिटल आफ्टर सच ट्रांसफर इन एक्सेस ऑफ 5%। यानी कि ये बोलता है कि अगर आपको ना अपने जो शेयर्स हैं वो रजिस्टर करने हैं या ट्रांसफ़र करने हैं, मतलब इस तरीके की कोई भी चीज़ करनी है, तो वहाँ पे आपको ना इरडा की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन कब लेनी पड़ेगी? अगर ये जो शेयर का ट्रांसफ़र है, रजिस्ट्रेशन है, कितने को एक्सीड कर रहा हो? 1% को एक्सीड कर रहा हो। यानी कि जितने, जैसे मान लो अगर कंपनी के 100 शेयर्स हैं, तो अगर एक शेयर भी अगर आप रजिस्टर कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको इरडा की पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आफ्टर सच ट्रांसफ़र, और अगर मान लो 1% से कम आप कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है कि उस ट्रांसफ़र के बाद इन एक्सेस ऑफ 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, की आप जो ट्रांसफ़र हो रहा है ना वो कहीं ना कहीं 5% की लिमिट को एक्सीड कर रहा है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल इंश्योर दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स इन कंप्लायंस विद द अबव प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रेगुलेशन एंड सर्कुलर इशूड बाय एडा फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसके रिगार्डिंग फिर वो देखते रहते हैं कि क्या गाइडलाइंस है, क्या रेगुलेशन है, क्या सर्कुलर है, एडा निकालता रहता है। तो इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है। क्यों इंश्योर किया जाता है? क्योंकि इंश्योरेंस एक्ट 1938 बोलता है कि आपको प्रायर अप्रूवल लेनी है अगर आप 1% से ज़्यादा या कम, मतलब 1% से ज़्यादा अगर कुछ ट्रांसफ़र या रजिस्ट्रेशन कर रहे हो शेयर्स की, और अगर इस ट्रांसफ़र के बाद अगर 5% से ज़्यादा की होल्डिंग पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी आपके पास आ रही है, तो भी आपको इसकी परमिशन लेनी है। जैसे मान लो आपके पास अभी 5% की होल्डिंग थी, अब ये क्या बोलता है 5% से ज़्यादा अगर आपके पास हो जाएगी, तो अगर मान लो सिर्फ आपने 0.5%, 0.2%, 0.1% भी अगर आपने शेयर और खरीदे, तो वहाँ पे आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या हो जाएगा, इन एक्सेस ऑफ 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी अब आपके पास शेयर्स आ जाएंगे। तो उस सिचुएशन में भी आपको इरडा की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। 5% बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी कंपनी के 5% शेयर खरीदना, ठीक है। तो वो तो इसलिए ये चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये चीज़ आपके ऊपर क्या है, सिग्निफिकेंट ऑनर्स, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स, यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स, क्योंकि प्रमोटर्स का एक वाइड रोल होता है, तो वो सिग्निफिकेंट ऑनर्स हो गए। कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स मतलब आप 1% भी वेरिएशन लेके आ रहे हो या 5% से ऊपर की होल्डिंग आपके पास जा रही है, तो आप कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स हो जाओगे। तो उनके ऊपर ये लॉक इन पीरियड, अप्रूवल ऑफ इरडा, ये सारी चीज़ें लगा दी। या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी। तो आपको अब पता है कि गाइडलाइंस कब आई, कैसे आई, उस गाइडलाइंस के ऑब्जेक्टिव क्या थे, वो गाइडलाइंस जो हैं किस एरिया ऑफ कंपनी के अंदर इफेक्ट करती हैं, और कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर ये इरडा की गाइडलाइंस एप्लीकेबल होती है। देन आपको ये पता है कि कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, सिग्निफिकेंट ऑनर्स के ऊपर किस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं इरडा ने और इंश्योरेंस एक्ट 1938 ने। अब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। 3A, where it is proposed to enter into a contract or arrangement with related parties as defined in Companies Act। Companies Act 2013 के अंदर हमने पढ़ रखा है रिलेटेड पार्टीज कौन होती हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी अरेंजमेंट के अंदर एंटर हुआ जाता है या प्रपोज होते हैं, मतलब क्योंकि डायरेक्टली तो आप एंटर हो नहीं सकते, अगर प्रपोज होता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट के अंदर एंटर होना है रिलेटेड पार्टीज के साथ, तो वहाँ पे द डिस्क्लोजर बाय डायरेक्टर्स एंड नेसेसरी अप्रूवल्स इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 184, 177 4 clause 4 and 188 of Companies Act। रीड विद रेलिवेंट रूल्स देयर अंडर शेल बी ऑब्टेन। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट के अंदर एंटर होना चाहते हो, ठीक है, उसको आप प्रपोज कर रहे हो कि हम इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहते हो, तो आपको जो डिस्क्लोजर्स बताए गए हैं और जो नेसेसरी अप्रूवल्स बताई गई हैं कौन कौन से सेक्शन के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 184, सेक्शन 177 सब सेक्शन 4 क्लोज 4 एंड सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा जो रेलिवेंट रूल्स हैं वो भी आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। तो उसके अंदर आपको जो अप्रूवल्स चाहिए, डिस्क्लोजर्स चाहिए, वो सारी आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, चाहे अगर आपकी कंपनी कौन सी है, इंश्योरेंस कंपनी ही क्यों नहीं है। फिर यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी वही होते हैं ना जिसका कंपनी के अंदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। देन एडिक्वेट सिस्टम, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू एड्रेस पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट नीड टू बी एस्टेब्लिश बाय द इंश्योरर्स। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है कि उनको एक सिस्टम डेवलप करना है, अपनी पॉलिसीज ऐसी डेवलप करनी है या प्रोसीजर ऐसे बनाने हैं कि अगर कोई भी पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है या कोई भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस है उनको फुलफिल करना है, तो वो चीज़ें अपने आप फुलफिल होती रहें। तो इंश्योरेंस कंपनी को खुद ही इंश्योर करना है, ऐसी पॉलिसीज डेवलप करनी है, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएगा कि मतलब ये जो एडिक्वेट सिस्टम, पॉलिसी, ये सब चीज़ें डेवलप करनी है, इसके अंदर क्या चीज़ें बता रहा है, दीज इंक्लूड बोर्ड लेवल रिव्यू की ट्रांजेक्शंस, डिस्क्लोजर ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू मैनेज एंड कंट्रोल सच इशूज़। तो ये सारी चीज़ें मतलब वही बेसिक सी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी है।
where the transaction with related parties are in the nature of transactions such as reinsurance arrangement or investment transaction और outsourcing to, मतलब ये कुछ नहीं है, वही चीज़ें बता रहा है इसके अंदर। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया ना, तो मोर देन इनफ है, इतना माइंड में बिठा लेना बस। ये वाली फिर आगे बात हमें करनी है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एन इंश्योरर शेल फॉर्मुलेट पॉलिसी ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, यानी कि जो BODs हैं हमारे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इंश्योरेंस कंपनी के, वो क्या करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, जिसके अंदर वो क्या करेंगे, उस पॉलिसी के अंदर जो बनाएंगे उसके अंदर सबसे पहली बात तो डेफिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन रखेंगे इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस गिविंग एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक टू द इंश्योरेंस कंपनी, की कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी है जो कि ऑर्डनरी कोर्स के अंदर होती है और उसका कोई एग्जाम्पल भी देंगे। तो ये अब आपने ध्यान रखना है कि अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा है यहाँ पे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको क्या करना है, एक पॉलिसी बनानी है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की। क्या करना है, पॉलिसी बनानी है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो डेफिनेशन देनी है कि ऑर्डनरी कोर्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन इंक्लूड होती है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर आर्म्स लेंथ प्राइसिंग करनी है तो उसका क्या मेथड होगा, क्योंकि हमें पता है कि 4-5-6 कुछ मेथड्स हैं आर्म लेंथ प्राइसिंग के, तो कौन से मेथड को हम यूज़ करेंगे आर्म्स लेंथ प्राइसिंग के अंदर। आपने टेक्स्ट के अंदर पढ़ा होगा जब हाँ ट्रांसफ़र प्राइसिंग पढ़ते हैं जहाँ पे हम, वहाँ पे आते हैं आर्म्स लेंथ प्राइसिंग। तो आर्म्स लेंथ प्राइसिंग के क्या मेथड यूज़ करना है, देन कौन कौन से आइटम्स है और उनको उस आइटम्स के लिए पर्टिकुलरली हमें कौन कौन सी अथॉरिटीज़ की अप्रूवल्स चाहिए, ऑडिट कमेटी बनानी है, किसके अंदर ऑडिट कमेटी की अप्रूवल चाहिए, बोर्ड की, शेयर होल्डर्स की, तो वो सारी चीज़ें आइटम्स की लिस्ट बना लेनी है इस पॉलिसी के अंदर। ठीक है, एनी अदर मैटर रेलेवेंट टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, और कोई भी और रेलेवेंट मैटर जो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें अपनी पॉलिसी के अंदर कवर करनी है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना रहे हैं। तो ये चीज़ होगी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड। और इससे पहले हमने किसकी पढ़ी थी कि जो सिग्निफिकेंट ऑनर्स और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स है उनके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, और ये हो गया कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ तक आई होप आपको अभी क्लियर हो रहा हो। आगे इसने क्या बताया है कि ये जो पॉलिसी है वो रिव्यू की जानी चाहिए बोर्ड के द्वारा ईयरली बेसिस पे। ऐसा नहीं कि एक बार ही बना के छोड़ दी तो उसको छोड़ दिया, ईयरली बेसिस पे आपको उसको रिव्यू भी करना है। In case of insurance cover given by the insurance company to the group companies, price premium quoted by the companies under FNU guidelines should be considered as arm's length price। तो बता रहा है कि जो अगर इंश्योरेंस कवर दिया गया है किसको, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा अपनी ग्रुप कंपनीज को, तो उसके अंदर जो प्राइस या प्रीमियम कोट किया जाएगा जो नॉर्मल FNU गाइडलाइंस होती है उसके हिसाब से, उसको हम आर्म्स लेंथ प्राइस बोलेंगे उसके अंदर। तो ये चीज़ इसने बता रखी है। दूसरी चीज़ आती है ऑडिटर्स, एक्चुरीज, directors and key managerial persons shall not simultaneously hold two position in the insurance company that could lead to conflict of potential conflict of interest। तो ये देखो अभी conflict of interest ने रोकने की कोशिश की है कि अगर आप ऑडिटर को ही एक्चुअली बना दोगे, एक्चुअली को ही ऑडिटर बना दोगे तो conflict of interest हो जाएगा, डायरेक्टर को एक्चुअली बना दोगे, एक्चुअली को डायरेक्टर बना दोगे, तो एक ही व्यक्ति को दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दोगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उनका इंटरेस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट होगा कि भाई इंटरेस्ट मेरा इन्वॉल्व है, कन्फ्लिक्ट होगा उसके बीच में कि नहीं इस चीज़ से फ़ायदा होगा, इस चीज़ से फ़ायदा होगा। तो इसलिए एक व्यक्ति को एक ही पोस्ट दो ताकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, दूसरे से कोई मतलब ही नहीं रहा है उसको। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से रोका जाता है कि भाई आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस का ध्यान रखना है, उसके रिगार्डिंग आप एक पॉलिसी बना दो, उसके बाद एक व्यक्ति को एक ही पोस्ट दो, जितने भी KMPs होते हैं ऑडिटर्स, एक्चुरीज, डायरेक्टर्स, इनको एक व्यक्ति को एक ही पोजीशन दो। तीसरी चीज़, द बोर्ड शुड इंश्योर्स ऑनगोइंग कंप्लाइंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। तो बोर्ड को क्या इंश्योर करना है कि वो ऑनगोइंग कंप्लाइंसेस जो हैं, वो ऑनगोइंग कंप्लाइंसेस मतलब ऑनगोइंग बेसिस पे कंप्लाइंस करते रहे जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, वाइल प्लानिंग और एग्जामिनिंग ऑप्शंस फॉर कैपिटल ऑगमेंटेशन ऑफ द कंपनी। तो ये चीज़ हमको इंश्योर करनी है, इससे हमारा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हमें 3 चीज़ें याद रखी हमने, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो उसके लिए एक पोस्ट देने की, और ऑनगोइंग कंप्लाइंस की। और इससे पहले हमने कौन सा किया था, सिग्निफिकेंट ऑर्डर और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स का। पढ़ते रहोगे तो याद रहेगा, बार बार रिवाइज करते रहोगे तो याद रहेगा, अदरवाइज भूल जाओगे। उसके बाद गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात होती है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात होती है। क्या बता रहा है इसके अंदर, द इंश्योरेंस कंपनी प्रेजेंटली कुड हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स with the board of director headed by a executive or non-executive chairman with distinct oversight responsibility over the other directors and key management persons। तो अभी क्या देखा जा सकता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, ऐसा हो सकता है कि जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग हो, कि वो हो सकता है कि उनका कोई हेड जो है वो एग्जीक्यूटिव
डायरेक्टर हो सकता है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हो, उसको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी हो, बाकी डायरेक्टर्स की कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती है. इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट वट एवर फॉर्म इज टेकन द broader element of good corporate governance are present. The governance structure of the insurer could also be influenced by its association with insurance groups or a larger financial non-financial conglomerate. तो जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को, इंश्योरर को अपने आप को गवर्न करना है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि वो उसकी इंश्योरेंस कैसी है, कौन सी इंश्योरेंस ग्रुप के साथ वो एसोसिएटेड है, कि लार्जर फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट के साथ एसोसिएटेड है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. Insurers who are part of financial group could also be subject to the regulatory requirements on governance policies and practices established for the group level and implemented uniformly across the group. तो वो policies बना सकते हैं group level पर, अपने ऊपर भी follow कर सकते हैं. However, these practices should be reoriented at the level of the insurer, taking into account its specific business and risk profile and sectoral regulatory requirement. अब ये बोल रहा है कि ये सब चीज़ें ठीक है जो आप कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो ये रीओरिएंट होनी चाहिए अपने लेवल के ऊपर, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके लेवल के ऊपर. किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि स्पेसिफिकली वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी रिस्क प्रोफाइल कितनी है, और जिस सेक्टर से वो बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर से वो बिलोंग कर रहे हैं तो इरडा की क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं. Such insurers should nevertheless strive to maintain consistency in policies and practices in order to tour in force control across the group. तो ये चीज़ यहाँ पे इसने बोल दी है. तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर की छोटी सी बात ये है कि आपको एक ऐसा गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाना है. इतना ही बस आप याद रख सकते हो कि वो ऐसा होना चाहिए कि स्पेसिफिक जो उनका बिजनेस है, उनकी जो रिस्क प्रोफाइल है और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उसको ध्यान में रखते हुए उनको अपना गवर्नेंस स्ट्रक्चर डेवलप करना है. इतनी बात भी याद रख लोगे, मोर देन एनफ है. ठीक है. और ऊपर वाले तो अभी आपको याद हो ही गए हैं, साथ साथ गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो गया. उसके बाद पांचवी बात आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की. यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हमको फुलफिल करनी पड़ती है, गाइडलाइंस के अंदर दी गई है. सबसे पहले कॉम्पोजिशन की बात करते हैं. द इंश्योरेंस एक्ट, अब आपको पता है 1938 का है, stipulate that insurance company in India would be public companies and hence would require properly constituted board. तो इंश्योरेंस का एक्ट ने बोला है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनीज होगी वो क्या होंगी, पब्लिक कंपनीज होंगी, इसलिए उसका जो बोर्ड है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड होना चाहिए. किसने बोला है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 ने बोला है. Insurance company should ensure that board comprises of competent and qualified directors. तो इंश्योरेंस कंपनीज को क्या इंश्योर करना है अपने बोर्ड के लिए कि जो उनके बोर्ड के अंदर मेंबर्स हैं वो कॉम्पिटेंट हो, यानी कि कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे ही उठा के किसी को ना बना दिया जाए, कॉम्पिटेंट हो और क्वालिफाइड हो. किस चीज़ के लिए, कि वो स्ट्रेटजीज बना सके जिससे कि उनकी ग्रोथ हो सके और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट हो सके, इन जनरल एंड पॉलिसी होल्डर्स इन पर्टिकुलर, की जनरली भी और पॉलिसी होल्डर्स का भी पर्टिकुलरली. तो इस तरीके के बोर्ड को हमें कॉन्स्टिट्यूट करना है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड होनी चाहिए, जो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखे, ग्रोथ को, इंटरेस्ट को, स्टेक होल्डर्स के, पॉलिसी होल्डर्स के, तो इस तरीके से वो काम करे. तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला, इंश्योरेंस एक्ट ने क्या बोला कि आपको एक प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड बनाना है, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनीज है इंडिया के अंदर वो पब्लिक कंपनीज होंगी. दूसरा, इंश्योरेंस कंपनीज को ये इंश्योर करना है कि उनका जो बोर्ड है वो कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड हो. तीसरी चीज़ आती है, कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की. तीसरी चीज़ आती है, द साइज ऑफ द बोर्ड इन एडिशन टू बीइंग कंप्लायंट विद लीगल रिक्वायरमेंट वेयर एप्लीकेबल शुड बी कंसिस्टेंट विद स्केल, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस. की जो बोर्ड का साइज है, ठीक है, वो एक तो कितना होना चाहिए जो कि हमें लीगल रिक्वायरमेंट बोलती है कि भाई इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कम से कम 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, जो भी होना चाहिए उसको तो हमें फुलफिल करना है. लेकिन जो हमारे बिजनेस है, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, उसका स्केल कैसा है, उसको भी हम ध्यान में रखते हुए अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्वांटिटी रखें कि भाई इस इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमें एटलीस्ट हमारे पास 7 जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो आपको उतने रखने हैं. इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर या ऐसे नेचर के बिजनेस के अंदर हमारे पास 10 से 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो उतने फिर आपको रखने हैं. इस चीज़ को आपको इंश्योर करना है. चौथी चीज़, it is expected that the shareholder of the companies elect और नॉमिनेट डायरेक्टर फ्रॉम वेरियस एरियाज ऑफ फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़. की आप ये नहीं कि आपने एक ही जगह से उठा के किसी को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया. तो ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करें, अपने जो डायरेक्टर्स हैं उनको इलेक्ट या नॉमिनेट करें, कहाँ से, अलग अलग एरिया से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ हो उनके पास, अकाउंटेबिलिटी से, अकाउंटेंसी से, लॉ से, इंश्योरेंस से, पेंशन से, बैंकिंग सेक्टर से, सिक्योरिटीज से, इकोनॉमिक्स से. तो उनको अलग अलग चीज़ें पता होंगी तो वो सही से ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर पाएंगे, उस इंश्योरेंस कंपनी को ग्रो कर पाएंगे विद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दैट इज अप्रोप्रिएट टू द कंपनी.
अब जैसे अकाउंटेंसी की नॉलेज होगी तो उनको पता है कि किस तरीके से अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट में गलती नहीं होनी चाहिए। लॉ की नॉलेज होगी तो उनको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें हमें कंप्लाइंस करनी पड़ती है एज़ पर लॉ। इंश्योरेंस की होगी तो उसको पहले का एक्सपीरियंस होगा कि इंश्योरेंस कंपनीज किस तरीके से चलती है। पेंशन का होगा तो उसको पता है कि किस तरीके से पेंशन पे करनी है। बैंकिंग सेक्टर से पता है कि कैसे फाइनेंस को कंट्रोल करना है। तो ये सारे चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए कि जो हमारा शेयर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर बैठेंगे, उनको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो। तो ये एक्सपेक्ट किससे किया जाता है? शेयर होल्डर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने डायरेक्टर जो है इस तरीके के नॉमिनेट या इलेक्ट करेंगे। फिर पांचवी चीज़ क्या आती है? इट इज़ असेंशियल दैट डायरेक्टर्स possess द नॉलेज ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, process and product of the insurer, and the board generally complies with the following requirement। तो ये ऐसा एसेंशियल है कि जो डायरेक्टर्स है उनके पास क्या नॉलेज हो अपने ग्रुप स्ट्रक्चर की, हम क्या ग्रुप स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये पता हो उसको। दूसरा, उसके पास जो इंश्योरेंस के इंश्योरर के प्रोसेस और प्रोडक्ट है उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए, किसको? डायरेक्टर्स को। इसके अलावा जो बोर्ड होते हैं वो जनरली कंप्लाई करते हैं इन रिक्वायरमेंट से जो बताई गई हैं। क्या क्या? सबसे पहली चीज़, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजर पर्सन शुड अंडरस्टैंड द ऑपरेशनल स्ट्रक्चर। वो तो हमें इसने बोल ही दिया, हमें ऑपरेशनल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर हम काम कर रहे हैं, क्यों कैसे प्रोडक्ट ऑफ इंश्योरर क्या क्या है और किस तरीके से इंश्योरर की ग्रोथ है, मतलब साइज़ के अंदर, कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सिंपल सी बात बता रहा है। दूसरी चीज़, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंश्योरर शुड बी लॉन्गिंग टू अ लार्ज ग्रुप स्ट्रक्चर कॉन्ग्लोमरेट, शुड अंडरस्टैंड द मटेरियल रिस्क and issues could affect the group entities with attendant implications on the insurer। तो ये भी उसको पता हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। दूसरी बात, तीसरी चीज़, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तीसरी चीज़ बोल रहे हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इंश्योरेंस कंपनी के, उसके अंदर मिनिमम 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। लेकिन इसको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर रिलैक्स किया जा सकता है पहले 5 इनिशियल ईयर्स के लिए, जब भी वो, मतलब जैसे अभी नई नई अगर इंश्योरेंस कंपनी बनी है तो उसमें फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए इसको 3 की जगह 2 कर सकते हो। यहाँ पे छूट दी गई है। of certificate B of registration of to insurance, an independent director have fulfilled the conditions specified under section 149 of the Companies Act। ये तो हमने इन डिटेल पढ़ी रखा है, अभी आगे पढ़ेंगे भी। इस सेक्शन 149 के अंदर हमें बता रखा है कि अगर ये चीज़ें आपको फुलफिल करनी पड़ती है तभी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माने जाते हो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद, इन केस ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉल बिलो द रिक्वायरमेंट मिनिमम लेट डाउन, कि अगर जैसे 3 या 2 उससे नीचे हो जाते हैं अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सच वैकेंसी शैल बी फिल्ड अप बिफोर द इमीडिएटली फॉलोइंग बोर्ड मीटिंग फॉर और 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। की मैक्सिमम पीरियड इसने दिया 3 मंथ का, या फिर अगर बोर्ड मीटिंग होनी है तो उससे पहले पहले आपको इस वैकेंसी को फुलफिल करना है। विच एवर इज लेटर अंडर द इंटीमेशन टू द अथॉरिटी। और आपको जो इरडा है उसको भी इंटीमेशन दे देनी है कि देखो हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो 3 होने चाहिए थे, वो 2 हो गए थे किसी रीज़न की वजह से, हमने वापस उसको 3 कर दिया है क्योंकि हमारी बोर्ड ऑफ मीटिंग होने वाली थी या 3 महीने बीतने वाले थे। तो इसकी इंटीमेशन आपको इरडा को दे देनी है। पांचवी बात, वेयर द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज नॉन एग्जीक्यूटिव, द सीईओ शुड बी अ होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपका जो चेयरमैन है वो क्या है? नॉन एग्जीक्यूटिव है। बोर्ड का जो चेयरमैन है वो क्या है? नॉन एग्जीक्यूटिव है। तो उस सिचुएशन के अंदर जो आपके सीईओ होने चाहिए वो होल टाइम डायरेक्टर होने चाहिए बोर्ड के। तो ये चीज़ें हमें इंश्योर करनी है। और एक बात तो है ही है कि जो सेक्शन 149 है कंपनीज एक्ट का, बोलता है कि एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए बोर्ड के ऊपर हर एक इंश्योरेंस कंपनी की। तो वो चीज़ भी अभी इंश्योर करनी है कि एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर हो, ठीक है। तो वो चीज़ इंश्योर करनी है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास क्या कि कॉम्पोजिशन कैसी होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, किसकी? इंश्योरेंस कंपनी की। दूसरी बात आती है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगे बोर्ड की। तो ये हमें बता रखी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। पहली चीज़, द बोर्ड शुड इंश्योर गवर्नेंस प्रिंसिपल्स सेट फॉर द इंश्योरेंस कंप्लाई विद ऑल रेलिवेंट लॉज, रेगुलेशन एंड अदर एप्लीकेबल कोड ऑफ कंडक्ट। तो जितने भी हमने गवर्नेंस के लिए प्रिंसिपल्स बनाए हैं वो इस तरीके के हों कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं या कोई और कोड ऑफ कंडक्ट है उनको फुलफिल कर रहा हो, ये जो गवर्नेंस प्रिंसिपल्स हैं। दूसरी चीज़, द बोर्ड शुड सेट द फॉलोइंग पॉलिसी इन कंसल्टेशन विद मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो बोर्ड जो है इन चीज़ों के लिए पॉलिसीज बनाएगा मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी की कंसल्टेशन से। पहली चीज़, डिफाइन एंड पीरियडिकली रिव्यू द बिजनेस स्ट्रेटेजी की। पहले तो बिजनेस स्ट्रेटेजी बताएगा और पीरियडिकली मतलब एक पीरियड ऑफ इंटरवल के ऊपर उसको रिव्यू करता रहेगा बिजनेस स्ट्रेटेजी को। दूसरी बात, डिफाइन द अंडरराइटिंग पॉलिसी ऑफ द इंश्योरेंस की। अंडरराइटिंग पॉलिसी क्या होगी वो डिफाइन करेगा, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई इस चीज़ के रिगार्डिंग पॉलिसी बनाई जाएगी। तीसरी चीज़, डिटरमाइन द रिटेंशन एंड री इंश्योरेंस पॉलिसी की, क्या रिटेंशन एंड री इंश्योरेंस पॉलिसी होगी उसको बनाएगा, ठीक है। चौथी चीज़ आएगी, डिफाइन द पॉलिसी ऑफ द इंश्योरर एज रिगार्ड टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ इट्स असेट
कंसिस्टेंट विद एन एप्रोप्रिएट असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या करेगा, पॉलिसी बनाएगा इंश्योरर की किस चीज़ के रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट ऑफ इट असेट, यानी कि उसके जो असेट्स हैं उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होनी चाहिए, वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट जगह पे होनी चाहिए, जिस हिसाब से असेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है कंपनी का, उस हिसाब से। तो कहाँ पे ऐसे इन्वेस्ट करना है उसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनाई जाएगी। और पांचवी चीज़, डिफाइन द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की क्या पॉलिसी है, मतलब कि जब आप अपॉइंट करोगे किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को तो उसके पास अपॉइंटमेंट के वक्त क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस चीज़ के रिगार्डिंग पॉलिसी बनाएगा। तो इन 5 चीज़ों के रिगार्डिंग पॉलिसी बनाई जाएगी बोर्ड के द्वारा। तो ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। पहली तो हो गई कि उसको जो प्रिंसिपल्स है वो ऐसे बनाने हैं कि जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं और जो अदर कोड ऑफ कंडक्ट है उसके कंसिस्टेंट हो। दूसरी बात हो गई कि इन चीज़ों के रिगार्डिंग वो पॉलिसीज बनाएगा इन 5 चीज़ों के रिगार्डिंग। उसके बाद द बोर्ड शुड डिफाइन एंड सेट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स। फिर बोर्ड जो है डिफाइन करेगा और ये स्टैंडर्ड जो है सेट करेगा। किस चीज़ के लिए, डिफाइन द स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस कंडक्ट एंड एथिकल बिहेवियर फॉर डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट। तो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताएगा कि क्या स्टैंडर्ड्स होंगे बिजनेस कंडक्ट के और क्या एथिकल बिहेवियर होगा डायरेक्टर्स का और सीनियर मैनेजमेंट का। तो वो सारी चीज़ें वो बताएगा कि ये चीज़ें आपको करनी है। दूसरी बात, डिफाइन द स्टैंडर्ड्स टू मेंटेन इन पॉलिसी होल्डर सर्विसिंग, कि जब भी आप पॉलिसी होल्डर सर्विसिंग करोगे तो उस वक्त आप किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे, एंड इन रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, और साथ ही साथ किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे जब आप कोई ग्रीवियंसेस आएंगे उनको रीड्रेस कर रहे होगे, उनके जवाबदेही कर रहे होगे, उनको उनके लिए सही कर रहे होगे, तो उस वक्त आप किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे। तो वो भी कौन बताएंगे, बोर्ड ही बताएंगे। ये इनका तीसरा काम हो गया। चौथा है, द बोर्ड वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड गाइडेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड रिव्यू द सेम पीरियडिकली। सिंपल सी बात बोल रहा है। पांचवी बात, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी द बोर्ड शुड टेक एक्शन एज अंडर। तो अब जो बोर्ड है वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट है बिजनेस स्ट्रेटेजी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कि जो भी बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई गई है वो इम्प्लीमेंट सही से हो। तो उसके लिए बोर्ड जो है अप्रोप्रिएट एक्शंस लेगा। तो वो क्या क्या एक्शंस लेगा वो हमें यहाँ पे बता रखे हैं। पहली चीज़, एस्टेब्लिश एप्रोप्रिएट सिस्टम टू रेगुलेट द रिस्क एपेटाइट एंड रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। ये एप्रोप्रिएट सिस्टम डेवलप करेगा कि जो रिस्क एपेटाइट और रिस्क प्रोफाइल है कंपनी का वो रेगुलेट हो सके। ठीक है। दूसरी चीज़ कि इंश्योर करेगा जितनी भी डायरेक्शंस है जो एडा के थ्रू आ रही है वो बोर्ड को सबमिट हो और रिकमेंडेशन जो है उसके रिगार्डिंग आती रहे। तीसरी चीज़, इंश्योर दैट आईटी सिस्टम इन द कंपनी आर एप्रोप्रिएट, की जो आईटी सिस्टम है जिसके ऊपर पूरा कंपनी डिपेंड करेगी वो एप्रोप्रिएट हो और उसके अंदर अपने आप को चेक करने की पावर हो। चौथी चीज़, इंश्योर दैट कंपनी हैज़ पुट इन प्लेस रोबस्ट कंप्लायंस सिस्टम, की जो कंप्लायंस सिस्टम है वो एकदम एप्रोप्रिएट हो, जितने भी लॉज हैं रेगुलेशंस है वो अपने आप ही कंप्लाई होते रहे। और पांचवी चीज़ आ जाती है, प्रिस्क्राइब रिक्वायरमेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, की क्या रिक्वायरमेंट है और कितनी फ्रीक्वेंसी है कि इन चीज़ों के रिगार्डिंग जो रिपोर्टिंग करनी है वो होती रहे। तो ये हो गया इसका पांचवा काम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। छठा इसने बता रखा है, इन डिस्चार्ज ऑफ द अबव एंड अदर गवर्नेंस फंक्शंस, की जो ऊपर 5 हमने पढ़े हैं इसके अलावा जो भी गवर्नेंस फंक्शंस है, द बोर्ड में डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मैंडेटेड अदर रिकमेंडेड एम्पावर्ड कमिटीज ऑफ डायरेक्टर वाइल रिटेनिंग इट्स प्राइमरी अकाउंटेबिलिटी। तो बोर्ड क्या कर सकता है कि ये जितने फंक्शंस हैं इनके लिए क्या कर सकता है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये जो रिकमेंडेड एम्पावर्ड कमिटीज़ होंगी उनको दे सकता है, लेकिन एट द एंड अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, बोर्ड की ही होगी। तो वो अकाउंटेबिलिटी अपने पास रखते हुए काम आगे डिस्चार्ज कर सकता है। उसके बाद हम आते हैं फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के ऊपर, कि क्या फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। तो इन लाइन विद द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक नॉर्म्स, की भाई एक तो इंटरनेशनल चीज़ों को भी हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी तो हमें आगे बढ़ना है, और डोमेस्टिक जो हमारी कंपनी की नीड्स है उनके हिसाब से द डायरेक्टर्स ऑफ इंश्योरेंस हैव टू मीट फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। तो जो डायरेक्टर्स है उनको फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। द क्राइटेरिया टू बी सेटिस्फाइड एट मिनिमम वुड रिलेट टू इंटीग्रिटी डेमोन्स्ट्रेटेड इन पर्सनल बिहेवियर एंड बिजनेस कंडक्ट, साउंडनेस, जजमेंट एंड फाइनेंशियल साउंडनेस। तो ये सारी चीज़ें हमें इंश्योर करनी है कि वो कैसा उसका बिजनेस बिहेवियर है और साउंडनेस कैसी है, जजमेंट कैसा ले रहा है, फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है। तो ये सारी चीज़ें उसको इंश्योर करनी है। तो इसके अंदर बता रहा है कि इंश्योरेंस एक प्रोहिबिट करता है क्या, पहली चीज़ क्या, कि एन इंश्योरेंस इंटरमीडियरी और एजेंट टू बी डायरेक्टर ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, की जो एजेंट्स होते हैं ना या इंटरमीडियरी होते हैं उनको हमको डायरेक्टर नहीं बनाना। अगर बनाना है तो फिर आप एडा की अप्रूवल ले लो, वो डायरेक्टर्स नहीं बनेंगे। दूसरा, द कॉमन डायरेक्टरशिप अमंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, की जो
लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज उनके बीच में कॉमन डायरेक्टरशिप नहीं होनी चाहिए कि एक ही को दो जगह पे आपने डायरेक्टर बना दिया। तो इस चीज़ के लिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 ने मना कर रखा है कि आप ऐसा नहीं करोगे। Currently, fit and proper criteria seeks to ensure that director should not have been convicted or come under the adverse notice of the laws। तो यानी कि उसको कोई कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए अगर फिट एंड प्रॉपर बोल रहे हैं, और कोई भी एडवर्स नोटिस नहीं होना चाहिए उसके रिगार्डिंग किसी भी लॉ के अंदर, जिसके अंदर कोई मॉरल ट्रिब्यूट की बात हो रखी हो या कोई प्रोफेशनल बॉडी से उसको इस तरीके का नोटिस वगैरह आ रखा हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। विद अ व्यू टू इंश्योरिंग दैट डायरेक्टर्स कंप्लाई विद अबव रिक्वायरमेंट, अ ड्यू डिलिजेंस इंक्वायरी शुड बी अंडरटेकिंग। तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि उसको कन्विक्शन नहीं है या कोई नोटिस नहीं आ रखा या इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यू डिलिजेंस इंक्वायरी करवानी पड़ेगी to be appointed as director, or for the continuance of existing director only after obtaining the declaration from the proposed existing director in the foregoing given annexure 2 at the time of their appointment reappointment। मतलब एक तरीके से आप ये चेक कर लोगे कि ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है, तो फिट एंड प्रॉपर हम उसको बोल देंगे। तो ये चीज़ इंश्योर करनी है। चौथी चीज़ बता रहा है डिस्क्लोजर अबाउट मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड कमिटीज़। तो ये चौथा काम आ रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग। तो डिस्क्लोजर जो भी मीटिंग्स होंगी बोर्ड की, उसकी कमेटीज़ की, उसके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर देना है। तो इंश्योरर्स शैल इंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICSI फ्रॉम टाइम टू टाइम एज रिगार्ड टू द कंडक्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जो हमें कंपनीज एक्ट के अंदर बता रखा है कि किस तरीके से बोर्ड की मीटिंग होनी चाहिए, वो सारी कंप्लाइंस आपको करनी है। और जो SS1 SS2 ये सब हम पढ़ते हैं, वो सारी कंप्लाइंस भी फुलफिल करनी होती है इंश्योरर कंपनी को, ठीक है, जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग या कमेटी की मीटिंग करा रहे होते हैं। इसके अलावा ये तो करना ही करना है उन्हें, कंपनीज एक्ट और जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स है वो तो फॉलो करने ही करने हैं। ऑल इंश्योरर्स शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। तो इसके अलावा जो डायरेक्टर रिपोर्ट होगी उसके अंदर इंश्योरर्स को ये भी इंश्योर करना होगा, ये भी डिस्क्लोज करनी होगी चीज़ें। क्या? नंबर ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कमिटीज मैंडेटेड अंडर दीज गाइडलाइंस इन द फाइनेंशियल ईयर। कितनी नंबर ऑफ मीटिंग्स होती है मैंडेटेड थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या कमेटीज़ की इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर। दूसरी बात, डिटेल ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कमेटी मैंडेटेड, सेटिंग आउट नेम, क्वालिफिकेशन, फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्टेटस ऑफ डायरेक्टरशिप हेल्ड एक्सेट्रा। तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कमेटीज़ के अंदर कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उनकी क्या स्पेशलाइजेशन है, उनका क्या स्टेटस ऑफ डायरेक्टरशिप है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी है। तीसरी चीज़, नंबर ऑफ मीटिंग अटेंडेड बाय डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ कमेटी, की किस डायरेक्टर ने कितनी नंबर ऑफ मीटिंग जो है वो अटेंड की है, किस कमेटी में कितनी नंबर ऑफ मीटिंग्स अटेंड की हैं, ये सब भी डिस्क्लोज करना है। और चौथी चीज़, डिटेल्स ऑफ द रेम्यूनरेशन पेड इफ एनी टू ऑल डायरेक्टर इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो क्या रेम्यूनरेशन कितनी किसको पे हो रही है, किस डायरेक्टर को, ये सारी चीज़ें भी आपने डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर मेंशन करनी है। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी है डायरेक्टर के रिगार्डिंग। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट था किस चीज़ का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिगार्डिंग, कि आपको ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिगार्डिंग जो हमें गाइडलाइंस के अंदर दे रखी है। तो पांचवें पॉइंट तक हमें क्लियर हो गया कि इसने क्या क्या बातें बताई हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, कौन सा, कंट्रोल फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो कंट्रोल फंक्शंस के अंदर हमें क्या बता रहा है ये, तो इसके अंदर हमें क्या बता रहा है कंट्रोल फंक्शंस के अंदर। अब देखो क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है, हमें पता है कि उनको रिस्क होता है। क्या रिस्क होता है? अब जब जिसको पॉलिसी बेच रहे हैं उसको हो सकता है लॉस हो जाए, तो फिर उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो गिवन द रिस्क दैट इंश्योरेंस टेक इन कैरिंग आउट इट्स ऑपरेशन, तो उसको रिस्क तो है, जब वो अपना बिजनेस कर रहा है तो अपने ऑपरेशन के अंदर उसको रिस्क है। तो वहाँ पे क्या ज़रूरत है, द पोटेंशियल इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन इट्स बिजनेस। तो ये जो रिस्क जो इसके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट बोर्ड लेज डाउन द पॉलिसी फ्रेमवर्क टू पुट इन प्लेस। तो इसके रिगार्डिंग कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, क्या चीज़ें की जाए, इसके रिगार्डिंग बोर्ड की ड्यूटी बनती है कि वो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बना दे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, रोबस्ट एंड एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, क्वांटिफिकेशन, कंट्रोल, मिटिगेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द रिस्क। तो हमें एक इस तरीके की पॉलिसी बनानी है जो कि कैसा हो, एक एफिशिएंट मैकेनिज्म दे जिसके थ्रू हम जो रिस्क है इसको आइडेंटिफाई कर सके, असेस कर सके, क्वांटिफाई कर सके, कंट्रोल कर सके, मिटिगेट कर सके और मॉनिटर कर सके। जो रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर है उसके अंदर हम यही पूरा करते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पे इस पॉलिसी के थ्रू हमें इंश्योर करनी है। दूसरा, अप्रोप्रिएट प्रोसेस फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी, कि हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि हम एक ऐसा प्रोसेस डेवलप करें कि जो एक पॉलिसी बनाई गई है ना, इसकी कंप्लायंस हो सके। जो अप्रूव पॉलिसी है, जो पॉलिसी बनाई गई है, ये फुलफिल हो सके। जो पॉलिसी लॉज के हिसाब से बनाई गई है, रेगुलेशंस के हिसाब से बनाई गई है, वो उसकी कंप्लायंस होती रहे। तो दूसरी चीज़ हमें ये इंश्योर करनी है। तीसरी चीज़, appropriate internal control to ensure that risk management and compliance policies are observed। तो एक इस तरीके का इंटरनल कंट्रोल बनाना है कि ये जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट या कंप्लायंस पॉलिसीज़ हैं ये भी
फुलफिल होती रहें। तो मतलब वही कंप्लाइंस एक तरीके से करनी है इंटरनल कंट्रोल के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू। चौथी चीज, एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैपेबल ऑफ रिव्यूइंग एंड असेसिंग द एडुकेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एंड द इंश्योरेंस एडहेरेंस टू इंटरनल कंट्रोल्स एज वेल एज रिपोर्टिंग ऑन इट्स स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन की बात बता रहे हैं, तो हमें पता ही है इंटरनल ऑडिट फंक्शन की भाई रिव्यू करे, असेस करे कि कितनी एडुकेसी एफिशिएंसी है और कितना जो इंश्योरर है वो अध्ययर कर रहा है इंटरनल कंट्रोल से, और अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर है, उनकी रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग। और पांचवी चीज, इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्रोल फंक्शंस इंक्लूडिंग द रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ क्रेडिबल रिपोर्टिंग अरेंजमेंट। तो हमें ये देखना है कि जो कंट्रोल फंक्शन है वो कितने इंडिपेंडेंट है, वो इंश्योर करना है कि वो इंडिपेंडेंट हो, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन हो गया, इस तरीके की चीजें होगी ताकि जो वो कंपनी है वो सही से चलती रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी है किस चीज़ के रिगार्डिंग, कंट्रोल फंक्शंस के रिगार्डिंग, कि रिस्क जो है वो मैनेज हो सके। ये वाला हमारा हो गया। उसके बाद आता है डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस की। अब क्या क्या चीज़ें आप डेलीगेट कर सकते हो। जो कमेटीज़ बनाने की बात हो रही थी, तो जो अभी हमने ऊपर देखा था कि जो बोर्ड होता है वो अपने वर्क को डेलीगेट कर सकता है कि इस चीज़ के रिगार्डिंग कमेटीज़ बना सकता है और वो उसको काम को करेंगे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी बोर्ड की रहेगी। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग देखते हैं। तो ऑडिट कमेटी बनाई जा सकती है, मैंडेटरी है ये बनाना, ठीक है, क्योंकि हमें कंपनीज एक्ट भी बोलता है और गाइडलाइंस भी बोलती है। तो हर एक जो इंश्योरर है उसको एक ऑडिट कमेटी बनानी है सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से। जो ऑडिट कमेटी है उसका काम वही सब है जो वहाँ पे होता है, जो हम कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कैश फ्लो को देखना, डिस्क्लोजर प्रोसेस को देखना एनुअल और क्वार्टरली बेसिस पे, तो ये सारी चीज़ें देखना इसका काम होता है। चेयरपर्सन जो होते हैं ऑडिट कमेटी के वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए बोर्ड के, जिनको क्या नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए, और हो सकता है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो, और अ पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एनालिसिस बैकग्राउंड के, जिनको मतलब एक तरीके से फाइनेंशियल बैकग्राउंड इनका स्ट्रॉन्ग हो। फाइनेंशियल एनालिसिस बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड मतलब उनका पैसा स्ट्रॉन्ग हो ऐसा नहीं, फाइनेंशियल एनालिसिस यानी उनको पैसे को कैसे एनालाइज करना है उस चीज़ की नॉलेज हो अच्छी सी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें इंश्योर करनी है ऑडिट कमेटी के अंदर। ऑडिट कमेटी विल ओवरसी द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। तो जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट चल रहा है वो सही से चल रहा है, इसको इंश्योर करना है ऑडिट कमेटी ने। ऑडिट कमेटी शेल डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन, परफॉर्मेंस एंड ओवरसाइट वर्क ऑफ द ऑडिटर्स। तो जितने चाहे इंटरनल है, स्टैट्यूटरी है, कॉन्करेंट है, जितने भी ऑडिटर्स हैं उनके रिगार्डिंग की कौन अपॉइंट होगा, उनकी क्या रेमुनरेशन होगी, उनकी परफॉर्मेंस को देखना, ये सारे काम किसके हैं, ऑडिट कमेटी के हैं। Audit committee shall have oversight on the procedures and process established to attend to issues relating to maintenance of books of account, administration procedures, transaction and other matters। तो जितने भी प्रोसीजर प्रोसेसेस बनाए जा रहे हैं इन चीज़ों के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, या इस तरीके के जितने भी मैटर्स के लिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ओवरसाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट कमेटी के ऊपर आएगी। Audit committee shall discuss with statutory auditors before the audit commences about the nature and scope of audit as well as have post audit discussions to address areas of concerns। तो audit committee की responsibility है कि जो statutory auditors हैं, external auditors हैं, उनके साथ audit commence होने से पहले उसका nature and scope discuss कर ले, और जब audit खत्म हो जाए तो जो भी areas of concerns है वो भी discuss कर ले कि क्या क्या उनको problem उसके अंदर मिली है। एक्ट एज अ कंप्लायंस कमेटी, और कंप्लायंस कमेटी के तौर पर भी ऑडिट कमेटी जो है काम करती है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें कंप्लायंस करनी है वो सारी यही करवा रही होती है, और कोई भी एडिशनल वर्क होता है स्टैट्यूटरी इंटरनल ऑडिट से रिगार्डिंग वो सारा इन्हीं के पास होता है, इंश्योर करवाना, ये सब कराना, सब यही कराते हैं। ठीक है, तो एक ऑडिट कमेटी हो गई। ऑडिट कमेटी बनाना आपके लिए मैंडेटरी है। इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाना मैंडेटरी है। ठीक है, तो जो बोर्ड है हर एक इंश्योरर का, मतलब इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी का, वो एक इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाएगा जिसके अंदर एटलीस्ट 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, चीफ ऑफ फाइनेंस होंगे, चीफ ऑफ इन्वेस्टमेंट होंगे, CRO होंगे, और अपॉइंटेड एक्चुअरी होंगे। कौन कौन होंगे? 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, CEO, CF, COI, CRO और अपॉइंटेड एक्चुअरी, ये सारे जो है इसके मेंबर होंगे इन्वेस्टमेंट कमेटी के। ये क्या करेगी जो कमेटी है, ये रिकमेंड करेगी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन ऑफ द इंश्योरेंस की, किस तरीके से कहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो सब ये बताएंगे। और ये पॉलिसी किस चीज़ के लिए एक तरीके से फोकस करेगी कि प्रूडेंट असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट हो, ALM जिसको हम बोलते हैं, असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की, कितना असेट कितनी लायबिलिटी, ये सारी चीज़ें सही से हों। द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क शुड इंटरली एनकम्पस एस्पेक्ट कंसर्निंग लिक्विडिटी फॉर स्मूथ ऑपरेशंस, कंप्लायंस विद प्रूडेंशियल रेगुलेटरी नॉर्म्स। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करेंगे इन्वेस्टमेंट कमेटी वाले कि भाई इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है कि हमारे पास लिक्विडिटी हो, कंप्लाइंस हो, जो भी रेगुलेटरी चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग की, लॉ ने कुछ बोल रखा है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो सारी चीज़ें इनको इंश्योर करनी है।
उसका इम्प्लीमेंट कराना, सब कराना इनका ही काम है, ठीक है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना भी मैंडेटरी है, ठीक है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट काम है, तो ये आपको बनाना ज़रूरी होता है। द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शुड अंडर ओवरऑल गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ द सीआरओ। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है किसके अंडर काम कर रही होती है, किसके सुपरविजन में काम कर रही होती है, सीआरओ के सुपरविजन में काम कर रही होती है। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के लिए बता रहा है कि ये एस्टेब्लिश इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड रिकमेंड द बोर्ड द रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एंड प्रोसेसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक इफेक्टिव एक फ्रेमवर्क बनाती है जिसको हमें फॉलो करना है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, और जो भी है बोर्ड को रिकमेंड करती है। रिस्क टॉलरेंस के बारे में बताती है, कितनी लिमिट है, किस किस रिस्क को टॉलरेट करने के लिए कितना बेनिफिट है या कितना हम कर सकते हैं, क्या कॉस्ट आएगी, ठीक है। कंपनीज रिस्क रिवॉर्ड परफॉर्मेंस देखती है। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस, बोर्ड को असिस्ट करती है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को सही से ऑपरेशन में लेके आने के लिए, ठीक है। सारे काम जो है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के हैं। फिर पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी बनाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये साउंड एक आपको प्रोटेक्शन कमेटी बनानी है, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी, जो एक री इंश्योरेंस कंपनीज होती है उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता। तो इसके लिए रेगुलेशंस बता रखे हैं कि इनको आपको ध्यान में रखना होता है। इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी इंटरेस्ट रेगुलेशंस, इंश्योरेंस एडवर्टीजमेंट एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशंस, मास्टर सर्कुलर इंश्योरेंस एडवर्टीजमेंट इन अगस्त 2015, ये सारी चीज़ें गाइडलाइंस ये सारी ध्यान में रखनी होती है जब ये सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं। जैसे अवेयरनेस करनी है ना आपको इन्वेस्टर की, तो वो सारी चीज़ें गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, ठीक है। उसके बाद नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी बनाना ज़रूरी होता है, जिसके अंदर सेक्शन 178 ऑफ कंपनीज एक्ट वो आपको फुलफिल करना है, मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट बता रखी है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे भी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी बनानी है, जिसके अंदर आपके 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चल सकती है। और आगे क्या बोल रहा है, नॉमिनेशन सेपरेटली मे मर्ज दीज टू कमेटीज इंडियन इंश्योरेंस कंपनी विच हैव कॉन्स्टिट्यूटेड 2 इंडिपेंडेंट, अच्छा ये बोल रहा है, मैं वो गलत बोल गया, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी ने, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी ने 2 इंडिपेंडेंट कमेटी बना रखी है नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन की अलग अलग, की नॉमिनेशन के लिए अलग, रेम्यूनरेशन के लिए अलग, तो उनको टाइम दिया गया है कि वो बोर्ड से अप्रूवल लेके इन दोनों को मर्ज कर देंगे। जब भी ये गाइडलाइंस इशू हुई हैं उसके विदिन 180 डेज, 6 महीने का टाइम एक तरीके से दे दिया उनको। तो 2016 का है तो हो चुकी है ये सारी चीज़ें, अभी तो आपको एप्लीकेबल भी नहीं है फिर उस हिसाब से, तो ठीक है। फिर क्या बनानी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनानी है, एक सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट को जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए। किसके लिए पक्की हैं, मतलब जिनको बनानी होती है, जो इंश्योरेंस कंपनी CSR कमेटी जो बनानी ज़रूरी है, टू बी सेटअप इफ़ द इंश्योरेंस कंपनी अर्न्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ और मोर, तो 5 करोड़ या उससे ऊपर का है तो उनके लिए मैंडेटरी है ये बनाना CSR कमेटी। या वो एक कमेटी वाली बात है, आप वो जो कमेटी में चैप्टर पढ़ते हो ना वो भी यहाँ पे सीधी सीधी लिख सकते हो। विद प्रॉफिट कमेटी बनानी है, तो जो अथॉरिटी है एडा की, उसने इशू किया है ये जो एडा नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट रेगुलेशन 2013, जिसने बोला है कि आपको विद प्रॉफिट फंड मैनेजमेंट एंड असेट शेयरिंग अमंग अदर थिंग्स, ये सारी मतलब आपको कमेटी बनानी है, ये सब काम बता रखा है इनके लिए। और इसके अलावा जो भी अदर कमेटीज़ आप बताना चाहते हैं, जैसे एथिक्स कमेटी होगी, मैंडेटरी नहीं है, बनानी है बना लो, असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, ये सब आप बना सकते हो। फिर इसने बता रखा है कि जो मैंडेटरी कमेटीज़ है ना, पर्टिकुलरली सिर्फ नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन को छोड़ के और CSR को छोड़ के उनको एटलीस्ट साल के अंदर 4 बारी मिलना है, एंड नॉट मोर देन 4 मंथ्स शैल elapse बिटवीन 2 सक्सेसिव स्ट्रेटेजी, दो मतलब 4 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए और साल में एटलीस्ट 4 टाइम्स उनको मिलना है, ठीक है। तो ये इसने बता रखा है। देन की मैनेजमेंट पर्सन के बारे में बता रखा है, 8 पॉइंट इसने हमें इंश्योरेंस कंपनीज के रिगार्डिंग। बस थोड़ा सा और है फिर ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। आई नो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, बट अभी 7-8 पेज और हैं और इन टोटल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब की मैनेजरल पर्सनस के बारे में देखते हैं कि की मैनेजरल पर्सनस के बारे में क्या बता रखा है। CEO, MD और होल टाइम डायरेक्टर, यही हमारे की मैनेजरल पर्सन है मेनली देखा जाए तो। जो CEO हैं, होल टाइम डायरेक्टर हैं, MD हैं कंपनी के, और बाकी जो भी की फंक्शनरीज़ हैं वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डे टू डे मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी के। जो भी डायरेक्शन सेटअप की गई होती हैं बोर्ड के द्वारा या कमेटी के द्वारा कि आपको ये चीज़ें करनी है, तो उनको डे टू डे फॉलो करवाना CEO, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका काम होता है। तो जो सेक्शन 34A है इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, वो क्या कहता है कि आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी अथॉरिटी की, यानी कि एडा की, अगर आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो, री अपॉइंटमेंट कर रहे हो या टर्मिनेशन कर रहे हो इनमें से किसी का, CEO का, होल टाइम डायरेक्टर का या बाकी मैनेजिंग डायरेक्टर का।
The authority expects that CEO to be responsible for the conduct of the company's affairs in a manner which is not detrimental to the interest of the policy holders. तो अथॉरिटी कहती है, IRDA कहती है कि CEO इस तरीके से काम करे कि वो पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो। तो बस मेन बात आपने यहीं पे ये ध्यान रखनी है होल टाइम की मैनेजर पर्सन के रिगार्डिंग कि वहाँ पे आपको अप्रूवल चाहिए, उनका फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, और ये जो लोग हैं वो पॉलिसी होल्डर्स के अगेंस्ट जाके काम ना करें। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है की मैनेजर पर्सन के रिगार्डिंग, CEO, WTD और मैनेजिंग डायरेक्टर के रिगार्डिंग। देन आता है हमारे पास ये भी की मैनेजर पर्सन्स होते हैं, एक्चुअलीज जो होते हैं, इनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो इनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमको यहाँ पे बता रखी है। सबसे पहली बात तो इनको फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया जो हमको दे रखा है IRDA का 2000 का एक्चुअलीज के रिगार्डिंग, वो इनको फुलफिल करना होता है, जो टाइम पेमेंट होता रहता है। देन जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है वो उनको क्लियरली बताना पड़ेगा कि जो अपॉइंटेड एक्चुअलीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, और कोई भी एडवाइजरी रोल है तो वो क्या होगा। तीसरी चीज़, जैसे ही आप अपॉइंट करोगे एक्चुअलीज़ को, that the entity does not comply is likely to fail in compliance with the requirement of solvency and other parameters of sound operation, she shall inform the board of the insurer. If no viable acceptable action is taken by the board, she has to inform the same to IRDA. तो जैसे जो अपॉइंटेड एक्चुअली है, जैसे ही आपने उसको अपॉइंट किया उसके बाद उसको ये रियलाइज़ होता है कि जो एंटिटी है वो कोई कंप्लाई नहीं कर रही है, कंप्लाइंस नहीं कर रही है, या फेल कर रही है कंप्लाइंस करने के अंदर सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट्स को या किसी और पैरामीटर्स को जो कि साउंड ऑपरेशंस जिसके कारण नहीं हो पाएंगे कंपनी के अंदर, तो इस अपॉइंटेड एक्चुअरी की ये ड्यूटी बनती है कि वो उसको इसके रिगार्डिंग बोर्ड से डिस्कस करे, उसको इन्फॉर्म करे, और अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, एक्सेप्टेबल या वायबल एक्शन नहीं लिया जाता, तो फिर इस एक्चुअरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो अथॉरिटी है यानी कि IRDA है उसको जाके इन्फॉर्म करे। फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए एक्चुअली आपका, ठीक है। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आप उसको बताओगे। अगर कुछ गलत हो रहा है कंपनी में, सॉल्वेंसी नहीं हो रही है, तो बोर्ड को, फिर उसके बाद अथॉरिटी को बताना रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्चुअरी को, ठीक है। द बोर्ड शेल इंटरेक्ट डायरेक्टली विद अपॉइंटेड एक्चुअरी वेर इट कंसिडर्ड इट एक्सपीडियंट टू सिक्योर हिज एडवाइस। तो डायरेक्टली उनसे वो जहाँ पे भी एडवाइस चाहिए बोर्ड जो है वो डायरेक्टली एक्चुअरी से बात कर लेते हैं। अब देखो क्या क्या सर्विसेज देता है जो एक्चुअरी होता है। सबसे पहले तो जो एस्टिमेशन करता है, जितने भी टेक्निकल प्रोविजंस हैं तो वो सारे को एस्टिमेशन करना एक्चुअली का काम है। आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल रिस्क एंड अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ द रिस्क, कि क्या कितना मटेरियल रिस्क है, कितना अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट रिस्क है, ये सारा आइडेंटिफाई करना और उसको एस्टिमेट करना इन नंबर्स, ये एक्चुअली का काम होता है। फाइनेंशियल कंडीशन को टेस्ट करना एक्चुअली का काम होता है। सॉल्वेंसी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को देखना एक्चुअली का काम होता है। प्रीमियम जो है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है, उसकी अप्रोप्रिएटनेस है या नहीं है, एक्चुअली का काम होता है। बोनस जो है उसको एलोकेट करना विद प्रॉफिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, ये देखना एक्चुअली का काम होता है। मैनेजमेंट ऑफ पार्टिसिपेटिंग फंड्स, ये देखना एक्चुअली का काम होता है। प्रोडक्ट डिज़ाइन, रिस्क मिटिगेशन, ये सब काम करना किसका होता है, एक्चुअली का होता है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर एक्चुअली जो होता है वो हेल्प करता है। तो ये आपका एक्चुअली का काम हो गया। उसके बाद हमारा 8A पॉइंट होता है एक्सटर्नल ऑडिटर का। एक्सटर्नल ऑडिट वही स्टैट्यूटरी ऑडिट जिसको हम बोलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग IRDA ने रेगुलेशन दे रखे हैं 2002 के, तो वो एम्पावर करता है अथॉरिटी को कि वो क्या करे, इंश्योर करे कि जो भी डायरेक्शंस है, गाइडलाइंस है अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, कॉन्टिन्यूंस के रिगार्डिंग, इन स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की, रिमूवल के रिगार्डिंग ऑडिटर्स की, वो डायरेक्शंस दे सके IRDA, और उनको इंश्योर करवा सके कि भाई जो प्रेस्क्रिप्शंस है, क्वालिफिकेशंस है, मतलब एक तरीके से एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिटर के पास, वो सारी चीज़ें हों, उनका रोटेशन हो, जैसे कंपनीज एक्ट ने बता रखा है, वो सारी चीज़ें हों, कितने टाइम के लिए आप एक बार इसको अपॉइंट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इंश्योर की जाए। और जब ऑडिटर को अपॉइंट किया जाए तो उसकी एक जो इंटीमेशन है वो भी अथॉरिटी को दी जाए। देन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आ जाती है हमारे पास। तो 9th पॉइंट पे हम आगे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के, पेज नंबर कितना आ गया है, 67 तक है। The IRDA preparation of financial statement and auditor report insurance companies regulation 2002 have prescribed certain disclosure in the financial statement, and the authority in the process of finalizing additional disclosure has to be made to insurance and periodical intervals। यानी कि ये यहाँ पे और कुछ चीज़ें भी दी हैं IRDA ने कि आपको ना ये चीज़ें जो सर्टेन डिस्क्लोजर्स हैं ये आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करने हैं, और ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको और अपनी जो है हर एक इंटरवल के ऊपर, पीरियोडिकल इंटरवल के ऊपर डिस्क्लोज करनी है लोगों के सामने। तो ये बता रखे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो भी आपको डिस्क्लोज करनी है एनुअल अकाउंट्स के अंदर, की क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो है इंश्योरेंस कंपनीज की फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग रेशियोज जितनी भी हैं वो सारी आपको बतानी है। एक्चुअल सॉल्वेंसी मार्जिन आपको बताना है, रिक्वायर्ड मार्जिन कितना है वो बताना है आपको, ठीक है।
जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर है उनको परसिस्टेंसी रेशियो बतानी है, इंपॉर्टेंट है परसिस्टेंसी रेशियो बताना, ठीक है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बतानी है कि कितनी ग्रोथ रेट है करंट फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी की। रिस्क मैनेजमेंट आर्किटेक्चर क्या है ये डिस्क्लोज करना है। कितने नंबर ऑफ क्लेम जो है इंटीमेटेड हुए हैं, कितने डिस्पोज ऑफ हुए हैं, कितने पेंडिंग है एट प्रेजेंट जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी जा रही है, ये डिस्क्लोज करना है। जितने भी पिक्युलर रिलेशनशिप्स हैं ट्रांजेक्शंस के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के साथ वो डिस्क्लोज करने हैं। रेम्यूनरेशन पैकेजेस को डिस्क्लोज करना है एमडी सीईओ के, ठीक है। और जितने भी आप ग्रुप एंटिटीज़ की पेमेंट कर रहे हो मतलब कि पॉलिसी होल्ड फंड में से, तो उसको आपको डिस्क्लोज करना है। और अगर कोई मैटर जो आपको ठीक लगता है मतलब इंश्योरेंस की फाइनेंशियल पोजीशन के रिगार्डिंग जो ज़रूरी है, जो मटेरियल इंपैक्ट डाल सकता है कंपनी के ऊपर, वो भी आपको डिस्क्लोज करना है। तो ये सारी चीज़ें उनको डिस्क्लोज करनी है। आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट है, अरेंजमेंट्स है कि जैसे जो चीज़ ज़रूरी नहीं है अरेंजमेंट, जैसे कि बाहर से कराना है, जैसे आप प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है ना, वही चीज़ यहाँ पे हो जाती है कि जितने भी आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट है इंश्योरेंस के, उनकी अप्रूवल वो आउटसोर्स तभी होंगे जब आप कमेटी की अप्रूवल ले लोगे। की मैनेजर पर्सन की जो कमेटी बना रखी है इस रिगार्डिंग, उससे आप अप्रूवल ले लोगे, फिर आप आउटसोर्सिंग कर सकते हो, ठीक है। जो पॉलिसीज आपने बना रखी है आपके बोर्ड ने उस आउटसोर्सिंग के रिगार्डिंग, उस पॉलिसी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप आउटसोर्स कर सकते हो उस काम को, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरेक्शन विद रेगुलेटर्स, अब ये किसका काम होता है, बेसिकली जो की मैनेजर पर्सन होते हैं, सीएस होते हैं कंपनी के, वो ये काम कर रहे होते हैं। तो आपको टाइम टाइम पे जो रेगुलेटर्स हैं उनके साथ इफेक्टिवली क्या करना है, इंटरेक्ट करते रहना है। इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस इन ऑफिस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी विल एनेबल एडाई टू हैव ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन वर्क। तो उससे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एडाई है मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो उसको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सही से काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें देखती रहेगी ईडा जो है। सीक कंफर्मेशन दैट इंश्योरेंस कंपनी हैज अडॉप्टेड एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज, ये देखेगी। एसेस द फिटनेस एंड प्रोप्राइटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ मेंबर्स, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ बोर्ड, एसेस द क्वालिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इंटरनल रिपोर्टिंग। ये सब चीज़ें आप इंटरेक्ट करते रहोगे ईडा के साथ, तो जब रिपोर्ट करते रहोगे ईडा को, तो ईडा को कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करते रहनी है। देन विसल ब्लोअर पॉलिसी बनानी है आपको एक, कि भाई अगर विसल ब्लोअर मैकेनिज्म बना रहा है, अगर कोई फ्रॉड पहुंचाना चाहता है अपर बॉडीज़ तक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक, तो कैसे डायरेक्टली पहुंच सकता है चेयरमैन तक, इन सब तक, तो वो एक आपको उस चीज़ को इंश्योर करना है। तो अब पॉलिसी जो है वो एक जो भी आप विसल ब्लोअर पॉलिसी बनाओगे उसके अंदर आपको ये 4 चीज़ें कवर करनी है कि भाई जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर अवेयरनेस हो कि इस तरीके की कोई पॉलिसी एग्जिस्ट करती है और उसके अंदर हम कैसे रिपोर्टिंग कर सकते हैं और वो कैसे हैंडल होगी। फिर कौन जो भी विसल ब्लोइंग करेगा उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी कि लोगों के बीच में उसका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा, ठीक है। देन उस एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और ब्रीफिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये सारी चीज़ें हमको इंश्योर करनी है विसल ब्लोअर पॉलिसी के अंदर। और फिर एक आता है एवोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो ये आपको एवेल्यूएट करना है। एप्लीकेबिलिटी तो हमने पढ़ी ली थी कि कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबिलिटी होती है, शुरू में ही पढ़ ली थी, 2 जगह पे नहीं होती, तो वही बात इसने दोबारा से रिपीट कर दी। देन हमारे पास स्टीवर्डशिप कोड फॉर इंश्योरेंस इन इंडिया आता है, इसको अगली वीडियो में करेंगे। ये छोटा कंसेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको समझ आया हो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे इंश्योर की जाती है, किसके अंदर, इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है, इसके ऊपर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।